नमस्कार। इतिहास पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके जीवन की घटनाओं की, उनके बारे में। और क्या सच है और क्या गलत है, इसको हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज उसकी आखिरी कड़ी है। इन पिछले 6-7 दिनों में आपने जो सवाल पूछे हैं और जो आपके मन में संदेह है, उन पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका स्वागत है राम पुनियानी जी। धन्यवाद। पुनियानी जी, बहुत सारे सवाल आए हैं और बहुत सारी आपत्तियां भी हैं, बहुत सारे संदेह भी हैं। तो मैं चाहता हूं एक छोटा सा वक्तव्य आप पहले दें इस बारे में कि जो आपने भी देखे होंगे रिएक्शन, कि लोग बोल रहे हैं ये सच है कि नहीं है, सवाल भी उठा रहे हैं, आप कहाँ से ये जानकारियां दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, ये पहले तो सब इन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये सीरीज देखी है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है इन सवालों पर, और इसी प्रकार के सवाल उठाकर हम अपनी समझ को और गहरा कर सकते हैं। उसका ये भी मतलब है कि लोग इसको गहराई से इसके बारे में सोच रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत योग्य है। अब मैं जहाँ तक बताऊं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, और मैं इन मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समाज में जो भ्रांतियां हैं उनको हम दूर करें। तो शिवाजी महाराज के बारे में जो मेरा अध्ययन है, जो मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कई सालों से कर रहा हूँ। और उसमें मैं कुछ किताबों का संदर्भ देना चाहूंगा जिन किताबों के आधार पर मैंने अपनी समझ को विकसित किया है। उसमें सबसे पहले तो आती है गोविंद पानसरे की शिवाजी कौन थे, जो अंग्रेजी, मराठी, हिंदी तीनों में है। फिर मैंने एक मदारी मेहतर का उल्लेख किया था। उस पर एक छोटी सी किताब है मदारी मेहतर के नाम से, जिनका नाम है प्रभाकर भावे। अब ये उपलब्ध है कि नहीं, पर वो गूगल में उसका संदर्भ आपको मिल जाता है। फिर एक अभी अभी किताब आई है, वो है मनु पिल्लई की। उनको इस पे अवार्ड भी मिला है, रिबेल सुल्तान्स ऑफ साउथ इंडिया। तो उसमें भी उन्होंने शिवाजी पे भी एक चैप्टर है, बाकी सुल्तानों पे भी एक चैप्टर है। फिर एक है महाराष्ट्र के दो स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत मदद की, जो मराठी में है। एक है प्रति इतिहास, जो है चंद्रशेखर शिखरे का प्रति इतिहास। ये इसमें दलित बहुजन के पर्सपेक्टिव से शिवाजी को देखता है और घटनाओं को एक बहुत सुंदर तरीके से सामने रखता है। एक और किताब है शिवरायांचे 12 निष्ठावंत सेनापति, प्रेम हणमती की है। वो भी किताब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दो किताबों का पता नहीं ज्यादा शायद अनुवाद हुआ है कि नहीं। और तीसरा मुझे निजी तौर पर एक जो फायदा हुआ, लाभ हुआ, वो एक मेरे मित्र थे जयंत गडकरी। उन्होंने एक छोटी सी किताब निकाली थी शिवाजी पर। वो हमने एक बड़ी किताब में समाहित करके उसको प्रकाशित किया, पर वो अभी उपलब्ध नहीं है। और वो किताब भी काफी गहराई से शिवाजी महाराज की आर्थिक नीतियां और दूसरों को दिखती है, जयंत गडकरी। इसका मैं, हो सकता है कि उनके जो पीडीएफ अगर उपलब्ध होगा तो मैं अपने इस पर अपलोड कर दूंगा, ताकि लोग उसको प्राप्त कर सके। फिर एक किताब है फेदर्स एंड स्टोन्स, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की। फिर एक किताब और है नरहर कुरुंदकर की, शिवाजी जीवन रहस्य। शिवाजी जीवन रहस्य। और अंतिम किताब का जो मैं उल्लेख करूंगा वो है सेतु माधव पागड़ी, इनकी किताब। और ज्यादातर किताबों का टाइटल शिवाजी ही है, ज्यादातर ये सोच आसानी होती है। और इसको मिलाने के लिए मैंने सतीश चंद्र की जो किताब है, जो मध्ययुगीन भारत पे मीडिएवल इंडिया अंग्रेजी में है, वो भी संदर्भ का एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि वो शिवाजी के वर्णन के साथ साथ फुट नोट्स में ये भी देते हैं कि ये बात उन्होंने कहाँ से ली है। तो सतीश चंद्र भी मेरे बहुत बड़े मार्गदर्शक रहे हैं शिवाजी के अध्ययन में। जी, तो हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि जो डॉक्टर राम पुनियानी कह रहे हैं, वो एक लंबे अध्ययन के बाद और इतिहास की बहुत सारी किताबें, चाहे वो मराठी में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, उनका अध्ययन करने के बाद ही ये जानकारियां दे रहे हैं। और ये जानकारियां पहले भी दी जाती रही हैं और भी लोग देते रहे हैं। हम इसमें ये सिलसिला हमने सत्य हिंदी में शुरू किया है। अब कुछ सवाल लेते हैं। एक सवाल ये है कि गया है कि ऐसा लगता है जैसे
हम औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग ने कहीं ऐसा जिक्र किया है, लेकिन क्या हम्म, हमने कहीं औरंगजेब की खूबियां तो कभी हमने जिक्र नहीं किया। ये जरूर कहा है कि शिवाजी को उन्होंने बुलाया, फिर अरेस्ट कर लिया, और उसको वो काबुल भेजना चाहते थे, और फिर उस शिवाजी बहादुरी के साथ वहां से निकल भागे थे। जी, आपकी प्रतिक्रिया। ये देखिए, जहां तक औरंगजेब का सवाल है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इतिहास की किताबों में उनका सबसे ज्यादा गौरवान्वित है, सबसे ज्यादा ग्लोरिफिकेशन हुआ है। और भारत के सामाजिक समझ में सबसे ज्यादा डेमोनाइजेशन, सबसे ज्यादा जिनको बदनाम किया गया है वो औरंगजेब है। मैंने औरंगजेब को केवल एक शहंशाह राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। और उसके उलट अगर आपने ख्याल किया होगा तो मैंने कहा वो कट्टर था, वो मौलानाओं के प्रभाव में था, वो कट्टर सुन्नी था। इसके अलावा मैंने कोई बात कही हो जो औरंगजेब का गौरवान्वित करती होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने ये भी कहा कि हाँ, औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी राजा था और वो अपना राज्य साम्राज्य दक्षिण में बढ़ाना चाहता था। इसके पहले देखिए, जो भी मुगल शासक थे उन्होंने दक्षिण का ज्यादा ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ, इधर बीजापुर का है राज्य, उधर अहमदनगर वाले हैं, इधर निजाम है, वो जो है उनको अपना अपना करने दो। तो औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी था। और याद रखिए, वो उसने करीब 50 साल तक देश पर राज्य किया। तो उसकी अच्छाई के बारे में तो हमने बात नहीं की। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से जो हकीकत है उसी को हमने बयान करने की कोशिश की है। जहां तक, खैर इसी सिलसिले में ये भी कह दूं कि जैसे मुगल वंश के राजा हुए, मैंने उसके कहा पहले भी बहुत सारे वंश के राजा हुए, गजनवी, गुलाम वंश, वगैरह वगैरह। उनमें कई राजाओं ने कुछ कुछ अच्छे भी काम किए, जैसे शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। फिर अकबर ने जैसे दीन इलाही नाम का धर्म शुरू किया, उसने लोगों के बीच में हारमनी पैदा करने की कोशिश की। दारा शिको, औरंगजेब का भाई, जिसको औरंगजेब ने मारा था, उसने मजमा उल बहारेन नाम की एक किताब लिखी थी कि भारत एक महासागर है जो दो समुद्रों के मिलने से बनता है। एक समुद्र का नाम है हिंदू धर्म, दूसरे का नाम है इस्लाम। तो उसने उपनिषदों का अनुवाद भी पर्शियन में करवाया था। तो वो चीजें तो मैंने औरंगजेब के बारे में शायद एक भी कोई सकारात्मक बात कही होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर भी मैं जी, एक उसको राजा के रूप में ही देखता हूँ, जो एक महत्वाकांक्षी राजा था। शायद चतुर भी होगा, चालाक भी होगा, इसीलिए तो इतने उसने अपने राज्य को बढ़ावा किया। उसके अलावा कोई सकारात्मक बात उसके बारे में मैंने न कही है न कहूंगा। जी। एक अमृत ध्वज कदम है, उन्होंने बहुत जी सारे सवाल पूछे हैं। उसमें से एक सवाल ये है कि मदारी मेहतर को आपने मुस्लिम राजकुमार कहा है। क्या जी वो मदारी मेहतर राजकुमार था तो कहाँ का राजकुमार था, किस राजा से संबंध था उसका? जी। ये देखिए, ये मैंने काफी खोजबीन करने की कोशिश की, कोई जरूरत भी नहीं है। देखिए, ये जो बीजापुर का साम्राज्य था या दक्षिण के साम्राज्य थे, वो टूटते रहे, बनते रहे। और जो भी टूट के अपना अपना राज्य बनाता था, खुद को राजा ही कहता था। तो ये किसी एक छोटे मोटे राज्य का राजकुमार रहा होगा, छोटे मोटे राज्य का। जैसे देखिए, भारत आजाद हुआ तो करीब भारत में 600 रियासतें थी। अभी भी हमारे मंत्रिमंडल में बड़े बड़े लीडर्स में ऐसे हैं जो अभी भी महाराज कहलाना पसंद करते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी रियासत का रहा होगा, इसलिए उस पर ज्यादा ख्याल करने की जरूरत नहीं है। ख्याल जरूरी ये है, नंबर एक, वो मुसलमान था। नंबर दो, वो शिवाजी के प्रति बहुत वफादार था। यहाँ तक वफादार था कि शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने गए तो उसको साथ में लेके गए। शिवाजी जब वहां से भागे तो उसकी उसने मदद की। और तीसरा, आने के बाद भी उनका जो एक बड़ा जिम्मेदारी उन्होंने इसको दी। तो ये यही होगा, कोई छोटी मोटी रियासत आसपास की होगी जिसके राजा का वो बेटा रहा होगा। जी, एक सवाल ये भी कहा जा रहा, पूछा गया है कि शिवाजी ने कभी औरंगजेब के सामने सिर नहीं झुकाया, वो उसके जी माथत नहीं रहना चाहते थे, और ये एक जी उनकी चाल थी, उनकी राजनीति थी, और वो जी इसी के तहत औरंगजेब के दरबार में भी गए थे। ये जी। इसको किस तरह से देखेगा? देखिए, वो तो एक निश्चित रूप से शिवाजी महाराज एक काफी स्वाभिमानी राजा थे, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले राजा थे। वो, ये बात सच है कि उन्होंने बीच में समझौता किया
करने की कोशिश की कि भाई वो मुझे बराबर का ओहदा मिला तो मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा। हो सकता है ये उनकी एक चाल रही हो, और उन्होंने कभी भी, जो उनके सैनिक भी थे, मावला सैनिक और दूसरे, उन्होंने कभी भी औरंगजेब के साथ सामने सिर झुकाने की कोशिश नहीं की। और उस तथ्य में तो यहाँ भी कहें कि वो बीजापुर के नरेश हों और या औरंगा ये इधर होंगे, बाकी किसी के सामने भी उन्होंने सिर नहीं झुकाया। और ये भी एक कारण था, उन्हें उनका स्वाभिमान काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने इसीलिए तो अपने राज्य की उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इन्हें बिल्कुल शुरुआत से लेकर वो अपने राज्य की एक सफल निर्मिति कर पाए। जी, तो मेरे पास तो कुल मिलाकर यही सवाल है। आपके पास कोई और सवाल आपको नजर में आया हो या आप उसका जवाब देना चाहें तो? हाँ देखिए, कुछ लोग, एक तो मेनली तो इसमें रेफरेंसेस का सवाल है, फिर ये आपने जो कहा मदारी मेहतर का सवाल है, और दो चार और सवाल आपने ही भेजे थे। अगर आपको याद आए तो आप पूछ सकते हैं, पर मुख्य रूप से तो जो लोग डाउट करते हैं वो इसी बात पे शंका उठाते हैं कि औरंगजेब को गौरवान्वित करने की, या शिवाजी महाराज के बारे में हम कम कम आंक करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने उनको छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे तौर पे संबोधन नहीं किया, ये भी कई लोगों ने कहा है। तो मैं जी। उसमें बता दूं कि जो जहां तक संबोधन का सवाल है, संबोधन में अब जैसे आप महात्मा गांधी का लीजिए, तो हम उनको महात्मा गांधी भी कहेंगे, गांधी जी भी कहेंगे, गांधी भी कहेंगे। और जहां तक मेरी समझ है कि जब कोई व्यक्ति एक प्रतिष्ठा के ऊंचे स्तर पे जाता है तो उसको केवल नाम से ही बुलाते हैं, हर बार उसके सामने इस प्रकार का चीज लगाना जरूरी नहीं होता। और वो मेरे ख्याल से उच्चतम प्रतिष्ठा होती है। जैसे आज मैं पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कहूँ, सिर्फ नेहरू कहूँ, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ना कह के सिर्फ पटेल कहूँ, तो उसमें वही मतलब आता है। इसमें कोई अपमान का पुट नहीं है, उसमें ये बताने की कोशिश है कि ये व्यक्ति प्रतिष्ठा की जो सीमाएं हैं उससे ऊपर चला गया है। तो कभी अगर, मैंने इसलिए देखा कि शिवाजी पर ज्यादातर जो किताबें आई हैं उनका टाइटल शिवाजी ही है, उसमें जी। प्रीफिक्स ये ज्यादातर नहीं लगा हुआ। वैसे जी। निश्चित रूप से ज्यादातर वो आदर के पात्र हैं, और उनका पूरा जो संबोधन है छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में होना चाहिए। पर जब हम बार बार उन्हीं का रेफरेंस करते हैं तो पूरा संबोधन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही बात ज्योतिराव फुले के बारे में भी कही जाती है। ज्योतिराव को एक सवाल ये भी था कि ज्योतिराव फुले को हमने महात्मा नहीं कहा। तो मैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं आजादी के आंदोलन के जितने लोग हुए हैं उनमें ज्योतिराव फुले को काफी ऊंचा दर्जा देता हूँ, काफी ऊंचा दर्जा देता हूँ। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिराव फुले को अपना तीसरा गुरु माना है, तीसरा गुरु माना है। और मैं उससे पूरी पूरी बात तरह से सहमत हूँ कि उनको जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा ज्योतिबा फुले आदर से कहते हैं, ज्योतिराव भी कहते हैं, और महात्मा ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। तो इसमें कोई अनादर का भाव नहीं है। इसमें तो मैं कहूंगा कि उच्चतम आदर किसी के लिए अगर सुरक्षित है तो ये इस प्रकार के लोग हैं, ज्योतिराव फुले हों या शिवाजी महाराज हों, इस प्रकार के। तो वो, उसमें कोई अनादर की भावना नहीं है। वो एक ये बताने की कोशिश है कि ये युग पुरुष हैं, अपनी प्रतिष्ठा का उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है वो काफी ऊंचा है। जी, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की शंकाओं का समाधान हो गया होगा, उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और अगर नहीं भी मिला है तो प्रश्नों के उत्तर की खोज निरंतर चलती रहती है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आप अपने स्तर पर भी कोशिश करें, और चीजें ढूंढें और किताबें पढ़ें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। आज अब हम इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। हम अगले एपिसोड में फिर कुछ नए ऐतिहासिक चरित्रों के साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।